हम लोग होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडी कंपनी बी लिमिटेड। दो कंपनी का बैलेंस शीट है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का। ड्रॉन अप कब से कर रहा है? 31 मार्च 2014 से। प्रिपेयर है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। उसी दिन आपको कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। तो हम लोग लिखती है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड, क्योंकि कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट हमेशा होल्डिंग का बनता है, सब्सिडी का नहीं है। सब्सिडी तो अपना बिजनेस ही बेच दिया, तो उसका बना के क्या करेंगे? तो होल्डिंग का बन रहा है 31 मार्च 2014 को होल्डिंग कंपनी का अपना कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बन रहा है। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब है बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी कंपनी, दोनों का मिला के बनाना है ना। तो थोड़ा कम ही जगह लेते हैं, इतना ही में बन जाएगा, काफ़ी जगह ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं। और यहाँ होगा पार्टिकुलर्स। तो बैलेंस शीट जब हम लोग इसका कंटेंट निकाल लेंगे तब बनाएंगे। उससे पहले हम लोग कुछ पढ़ते हैं कि क्या क्या खरीदा है, ध्यान दीजिएगा। उसके पहले सबसे मेन चीज़ होता है वर्किंग, और यहाँ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग। वर्किंग में पहले ये पढ़ेंगे कितना इक्विजिशन है, तो ठीक से पढ़िए। ए लिमिटेड बी लिमिटेड में कितना पैसा लगाया है, कितना पैसा खरीदा है। तो बोलता है कि एट द टाइम ऑफ इक्विजिशन ऑफ 80% शेयर इन द सब्सिडी कंपनी। अब यहीं से समझिए 80% जब खरीदा है तो 20% किसका होगा? माइनॉरिटी का होगा। इसका मतलब यहाँ माइनॉरिटी का भी कैलकुलेशन होगा। तो बताओ होल्ड कितना परसेंट कर रहा है? 80%। इसका मतलब होल्डिंग 80% है, तो माइनॉरिटी कितना होगा? तो माइनॉरिटी शेयर भी होगा, माइनॉरिटी शेयर होगा 20%। 80% का मतलब ये होता है 4/5, और 20% दैट मीन्स 1/5। निकाल लेना, 20/100 करें कितना आएगा? 1/5। तो बार बार 20/100 20/100 नहीं करना है, उसके जगह पे शॉर्ट में हमको लिखना है 1/5। और 80% में 80/100 नहीं करेंगे, उसके जगह पे शॉर्ट में क्या लिख देंगे? 4/5। 80/100 का मतलब क्या हुआ? 4/5। 80% खरीद रहा है। द रिजर्व एंड पीएल ऑफ द बी लिमिटेड अमाउंटेड टू 50,000 एंड 30,000। ध्यान दीजिए, ऊपर में पहली बार आपको रिजर्व मिल रहा है, वैसे बैलेंस शीट में होता था। तो बोल क्या रहा है कि जिस दिन ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का 80% शेयर खरीदा, उस दिन बी लिमिटेड के पास रिजर्व था 50,000 का और प्रॉफिट था 30,000 का। जिस दिन खरीदे उस दिन था ये। अब बताओ, जिस दिन हम खरीदेंगे उसी दिन अगर कोई रिजर्व और प्रॉफिट है, तो ये बताइए ये सब्सिडी कंपनी का कमाया हुआ है या होल्डिंग कंपनी का कमाया हुआ है? सब्सिडी का, क्योंकि होल्डिंग तो आज खरीद ही रहा है इसको। इसका मतलब ये सब्सिडी का कंपनी का है, तो ये प्री इक्विजिशन हो गया। इसको प्री इक्विजिशन रिजर्व यानी खरीदने से पहले का रिजर्व और खरीदने से पहले का प्रॉफिट मानेंगे। अब पोस्ट इक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट अलग हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कैलकुलेशन। इसके बाद हम लोग को परसेंटेज के बाद ये देखना है कितने में खरीदा है। तो नंबर 2 कैलकुलेशन करते हैं। डेट भी ध्यान दीजिएगा, डेट तो कंफर्म नहीं लिखा है, डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म कर दिया कि डेट से पहले कितना रिजर्व था और डेट से के पहले बाद कितना रिजर्व, ये कंफर्म कर दिया ना। तो डेट का जरूरत पड़ता है। डेट का जरूरत क्यों पड़ता था? डेट का जरूरत पड़ता था प्री और पोस्ट निकालने के लिए। यहाँ तो साफ लिख दिया कि खरीदने के पहले अपने पास रिजर्व है 50,000 का और खरीदने के पहले प्रॉफिट है 30,000 का। तो प्री पोस्ट का लफड़ा नहीं ना यहाँ डेट का। तो जब डेट दिया रहेगा तो समझो कि बांटा नहीं रहेगा। यहाँ डेट नहीं दिया है तो बांट के दे दिया है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं कि इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं कैपिटल रिजर्व और गुडविल। आप पूरा लंबा लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल। तो सबसे पहले लिखते हैं कंसीडरेशन प्राइस। कंसीडरेशन प्राइस कितने में खरीदा गया भाई? 3,20,000। कहाँ पे मिलेगा? 3,20,000 में खरीदा गया 80% शेयर। तो देखिए बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड में देखो 1600 शेयर खरीदे, 3,20,000। अब माइनस कीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ लिखते थे होल्डिंग शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडी कंपनी, यही लिखते थे। तो चलिए शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड का टोटल शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख। टोटल शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख। उसका कितना परसेंट? 80%। 80 की जगह 4/5 भी कर सकते हैं। कितना आता है इसका? 1,60,000। किसी को कोई दिक्कत है? रिजर्व बताओ। तो ध्यान है ना, रिजर्व खरीदने के डेट में दे दिया है। खरीदने रिजर्व देखिए तो बी का कितना है रिजर्व? बी का रिजर्व है 1,50,000। बी का रिजर्व कितना है? 1,50,000 क्लोजिंग डेट में। 31 मार्च को उसका रिजर्व है 1,50,000। लेकिन साफ लिखा है कि सर जिस दिन खरीद रहे थे ना उस दिन 50,000 ही था। मतलब खरीदने की डेट में 50,000, खरीदने के बाद 1 लाख बड़ा होगा। बात समझ में आया? डेट ध्यान दीजिएगा, जिस दिन हम खरीद रहे थे उस दिन 50,000 है और अभी आपका क्लोजिंग डेट में 1,50,000। इसका मतलब है खरीदने के बाद हम कितना कमाए होंगे? 1 लाख। तो 1 लाख किसका है? होल्डिंग का या सब्सिडी का? होल्डिंग का। और 50,000 किसका है? सब्सिडी का। यहाँ डेट नहीं दिया इसलिए बांट दिया है। अगर डेट देता तो बांटा नहीं रहता, छोड़ देता, वो आप अपना बांटो। तो यहाँ साफ है कि 50,000 ही रिजर्व है ना। यहाँ क्या लिखते हैं? प्री या पोस्ट? प्री। सब का सब क्या लिखते हैं? प्री।
प्री इक्विजिशन, खरीदने से पहले रिजर्व कितना है 50,000, तो 50,000 का ना 4/5 लेंगे, हाँ या नहीं, कितना आता है, और पीएल भी है आपका। अच्छा पूरा पीएल बताओ कितना है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में देखो तो 50,000 का है। अब मतलब टोटल साल में 50,000 कमाए, लेकिन खरीदने के डेट तक कब कितना कमा चुके थे 30,000, तो इसका मतलब है कि 50,000 में 30,000 सब्सिडी का है और 20,000 होल्डिंग का है। 30,000 सब्सिडी का है और 20,000, तो यहाँ कितना का हिस्सा देंगे 30,000 का। खरीदने के पहले वाला हिस्सा देना है, कितना आता है 24,000। और कुछ है, टोटल बार कर दीजिए, ये 2,24,000, 2,24,000। बताओ ऊपर ज़्यादा है, तो ऊपर ज़्यादा होता है तो क्या निकल जाता है गुडविल। इसका मतलब कितना आ रहा है 96,000 का गुडविल है। किसी को कोई तकलीफ, यहाँ डेट नहीं दे के कितना अच्छा किया था, बांट दिया है। खरीदने के डेट का रिजर्व है, खरीदने के डेट का पीएल है, तो आपको टेंशन नहीं है क्योंकि खरीदने के डेट का दे दिया। अब जितना होगा वो सब खरीदने के बाद का होगा, जितना होगा वो सब खरीदने के बाद। अब बताओ इसमें रिजर्व का कैलकुलेशन करेंगे, कंसोलिडेटेड रिजर्व का करना पड़ेगा। कहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजर्व निकालते हैं बताइए, किस जगह पे कंसोलिडेटेड रिजर्व निकाला जाता है, जब होल्डिंग कंपनी को खरीदने के बाद भी कुछ रिजर्व कमाया गया हो। फिर से सुनिएगा, जब होल्डिंग कंपनी खरीदने के बाद कुछ रिजर्व भी कमाएगा तो कंसोलिडेटेड रिजर्व निकलेगा। यहाँ पे देखो 1 लाख रुपया कमाया रिजर्व में, खरीदने के बाद कितना कमाया 1 लाख रुपया, तो निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी, तो रिजर्व ऑफ ए लिमिटेड अपना, इसका रिजर्व कितना है ए का 4 लाख, तो 4 लाख इसका अपना है और बी से ये कितना कमाया, तो लिखो रिजर्व ऑफ बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड से कितना कमाया, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, टोटल कितना 1.5 लाख है ना जी, तो 1.5 लाख में 50,000 तो खरीदने के पहले था, तो हम कमाए कितना होंगे बताइए 1 लाख ना कमाए होंगे, तो 1 लाख में सारा हिस्सा ले लेंगे, 4/5 ही ना लेंगे, कितना आता है, तो हो गया 4,80,000 कंसोलिडेटेड रिजर्व। कोई दिक्कत किसी को, ये क्यों निकला समझ में आया, कंसोलिडेटेड रिजर्व का कैलकुलेशन क्यों किए, क्योंकि होल्डिंग कंपनी खरीदने के बाद कुछ रिजर्व कमाई है तो उसको दिखाना पड़ेगा ना कमाई है। तो अब देखो प्रॉफिट कमाई है होल्डिंग कंपनी, देखिए तो खरीदने के बाद प्रॉफिट भी कमाई है तो उसको भी दिखाएंगे। तो इसके लिए क्या निकालते हैं कंसोलिडेटेड पीएल, कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं पीएल ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड का अपना पीएल कितना है देखिए तो 2 लाख, और फिर देखेंगे कि बी में ए का हिस्सा कितना है, तो प्लस लिखेंगे पीएल ऑफ बी लिमिटेड। तो देखो बी लिमिटेड का अभी टोटल प्रॉफिट 50,000 है, दिख रहा है, तो खरीदने के पहले कितना था देखिए तो लिखा हुआ है 30,000, तो खरीदने के पहले यानी ये सब्सिडी का हो गया, तो होल्डिंग कितना कमाया होगा 20,000, तो 20,000 में सारा हिस्सा दे देंगे, 80% खरीदे 80% के हकदार हो 16,000, तो हो गया 2,16,000। किसी को कोई दिक्कत है, अब बताइए माइनॉरिटी का कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना, तो चलिए माइनॉरिटी को भी दे देते और इसके बाद कोई कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं। माइनॉरिटी का कैलकुलेशन कर दीजिए, कैलकुलेशन नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। इसी क्वेश्चन को 2-4 बार बनाइए और जहाँ दिक्कत हो वो पूछ लीजिए। माइनॉरिटी में क्या क्या मिलता है, तो सिंपल याद रखिएगा जो यहाँ दिए हैं वही माइनॉरिटी को मिलता है। सबसे पहला क्या होगा शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड, तो बताइए बी लिमिटेड में शेयर कैपिटल माइनॉरिटी का कितना मिलेगा, तो बी लिमिटेड का टोटल शेयर कैपिटल कितना है 2 लाख ना, तो 2 लाख है, उसमें माइनॉरिटी का हिस्सा कितना आता है 1/5 कितना आता है 40,000 आएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब दूसरा क्या आएगा बताइए माइनॉरिटी में प्लस रिजर्व ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड का रिजर्व कितना मिलेगा माइनॉरिटी को बताइए तो, खरीदने के पहले या खरीदने के बाद या पूरा। अगर आपको याद रखना है खरीदने के पहले वाला में भी मिलेगा और खरीदने के बाद वाले में मिलेगा, इतना मत दिमाग लगाइए। उससे अच्छा है कि बैलेंस शीट में जो लिखा है ना वही दे दीजिएगा। अगर आप फॉर्मेट पढ़े होंगे तो हम लिख देंगे एज पर बैलेंस शीट, इसमें जहाँ से दिया जाता है बैलेंस शीट, क्योंकि दोनों ना दीजिए। यहाँ देखिए रिजर्व है, यहाँ 1/5 है इसका हिस्सा, 4/5 क्यों दिए यहाँ पे, 1/5 किसी का हिस्सा होगा ना, तो यहाँ 1/5 निकालो, फिर यहाँ 1/5 निकालो, उससे अच्छा हम टोटल जोड़ के ना एक साथ निकाल देंगे। तो माइनॉरिटी में प्री पोस्ट का लफड़ा नहीं होता है, माइनॉरिटी में कभी भी प्री पोस्ट का लफड़ा नहीं होता है, सीधा हिस्सा मिलेगा रिजर्व से। टोटल रिजर्व कितना है, तो 1.5 लाख का 1/5 मिलेगा, कितना आता है तो 30,000। और पीएल डायरेक्ट मिलेगा, पीएल टोटल कितना है 50,000 ना बैलेंस शीट में, इसमें प्री पोस्ट का लफड़ा नहीं, इसमें पूरा दे दीजिएगा, कितना आएगा
तो इसका तो माइनॉरिटी कितना हो गया, 80,000 माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अब आप बैलेंस शीट बना दीजिए जैसे बनाते वैसे। क्या करना है बैलेंस शीट बनाने के लिए? सारे को जोड़ के लिख देना है। शुरू हो जाइए, जोड़ के लिखना शुरू कर दीजिए। अब हम लोग सबसे पहले बैलेंस शीट बना रहे हैं तो शेयर कैपिटल लिखते हैं। किसका बैलेंस शीट किसका बनाते हैं? होल्डिंग का ना। तो होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल लिखेंगे। देखिए बुक में शेयर कैपिटल होल्डिंग का लिखेंगे। ए का कितना शेयर कैपिटल है? 10 लाख हो गया। सब्सिडी का शेयर कैपिटल नहीं लिखा जाता है। उसके बाद लिखेंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कितने का है? 80,000 का। कैलकुलेशन नंबर 5 यहाँ दिखा दीजिए ताकि पता चले कहाँ से आया। माइनॉरिटी शेयर होल्डर के बाद पीएल रिजर्व दिखाना है तो लिखिए रिजर्व। वैसे इसका नाम कंसोलिडेटेड रिजर्व होता है। रिजर्व है 4,80,000 का। वर्किंग नंबर कितना है? 3। पीएल आया 2,16,000 का। वर्किंग नंबर कितना है? 4। नेक्स्ट गुडविल यहाँ तो जाएगा नहीं, हो गया ना, सारा कैलकुलेशन चला गया ना। अब यहाँ से लेके जाइए, लायबिलिटी है ना, ट्रेड पेबल है। लायबिलिटी में क्या है? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है? ए प्लस बी दोनों का जोड़ के ना लिखेंगे तो कितना आ रहा है? 3 और 1 4 लाख बन गया आपका। किसी को कोई दिक्कत है? और यहाँ चलते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में क्या क्या आएगा? सबसे पहला सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट में ए और बी का जोड़ दीजिए, ए प्लस बी। कितना आएगा? ए बी का जोड़िए तो 20,80,000। 20,80,000। और नीचे गुडविल। गुडविल कितना है बताइए? 96,000। बस जोड़ दीजिए, और तो कुछ इधर आएगा नहीं। जोड़ दीजिए, दोनों साइड निकल गया टोटल ऑफ बैलेंस शीट। तो इधर टोटल आ गया रुपीज़ और यहाँ भी टोटल रुपीज़ हो गया। कोई दिक्कत किसी को? 6,000 9 8 17 21,76,000। 21,76,000 देख लीजिए, इधर भी आ रहा है। 8 8 16 1 17 हाथ में 1 4 1 5 5 2 7 7 और 4 11 11 10 21। ठीक है, 21,76,000। किसी को कोई दिक्कत है? आप लोग ये 4 कैलकुलेशन को समझिएगा, प्री और पोस्ट। जिस बच्चे को प्री पोस्ट में दिक्कत हो रहा है उनको दिक्कत होगा इसमें। प्री और पोस्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि प्री इक्विजिशन क्या होता है और पोस्ट इक्विजिशन क्या होता है। कोई दिक्कत है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कैसे बनेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़ेगा। बोलता है ऑन 1 अप्रैल 2013 ए लिमिटेड एक्वायर 3,600 शेयर। 3600 शेयर खरीद रहा है। अब अभी तक तो परसेंटेज लिखा रहता था, अब इसमें शेयर लिखा हुआ है, परसेंटेज नहीं है। तो आपको निकालना पड़ेगा कितना परसेंट खरीद रहा है। 3600 शेयर खरीद रहा है। 10 रुपये का एक शेयर था। कितने में खरीद रहा है? 72,000 में खरीद रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड कंसिडरेशन प्राइस भी बाहर ही दे दिया है। आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन, खरीदने के बाद बी लिमिटेड हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 48,000। जिस दिन खरीद रहा है ना उस दिन बी लिमिटेड के पास 48,000 का प्रॉफिट था। क्रेडिट बैलेंस क्या कराता है? प्रॉफिट। यानी ए लिमिटेड जिस दिन 72,000 रुपये में 3600 शेयर बी लिमिटेड का खरीदा है उस दिन बी लिमिटेड के पास 48,000 रुपये का प्रॉफिट था। मतलब प्री इक्विजिशन प्रॉफिट दिया हुआ है, जैसे अभी हम लोग बना रहे थे, सेम ना है। प्री इक्विजिशन खरीदने के पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है। वो खरीदने के बाद वाला जाके कंसोलिडेटेड पीएल में देखेंगे, अभी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आगे फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडी कंपनी बी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014। तो पहले हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना लेते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ कौन लिमिटेड है? ए लिमिटेड। कब? 31/3/2014 को। चलिए इधर तो लिखना बाद में, पहले वर्किंग। तो पहला बात हम लोग को ये देखना है कि कितना परसेंट शेयर खरीदा, होल्डिंग कितना परसेंट शेयर खरीदा बताइए। तो 3600 शेयर खरीदा, परसेंट थोड़ी है। 3600 शेयर ना खरीदा है। तो आप नीचे देखो कि बी लिमिटेड का आखिर टोटल शेयर है कितने का। तो 10 रुपये का एक शेयर अगर दिखा रहा है आपके क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। बी लिमिटेड का 40,000 का शेयर है। शेयर कैपिटल कितना है? 40,000 ना। और एक शेयर 10 रुपये का, कितना शेयर है? तो 4,000 शेयर है बी लिमिटेड के पास। और 4,000 शेयर में अगर हम आपको 3600 शेयर खरीद लेते हैं, 3600 शेयर खरीद लेते हैं आउट ऑफ 4,000 शेयर। 4,000 शेयर बी लिमिटेड का, उसमें 3600 शेयर खरीद लेते हैं
तो इसका मतलब कितना खरीद रहे जानते हो? 9/10 देख लो, 9/10 90% शेयर खरीद रहे सर। अब 4000 कैसे है वो समझ में आया? 40,000 शेयर कैपिटल है, 40,000 रुपया है बी लिमिटेड का, और आपके क्वेश्चन में ऊपर में लिखा है कि एक शेयर का दाम 10 रुपये है। तो अगर 40,000 रुपया और एक शेयर का दाम 10 रुपये है तो उस हिसाब से 4000 शेयर बनता है। और 4000 शेयर में से अगर कोई 3600 शेयर खरीदता है मतलब 90% शेयर खरीद लिया। किसी को कोई दिक्कत? तो सोचिए हर चीज़ निकालना पड़ेगा, किसी में परसेंटेज दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो निकालने भी सीख गए। अब बताइए होल्डिंग के पास इतना है तो माइनॉरिटी के पास कितना आएगा? तो माइनॉरिटी शेयर 1/10, ये 1/10 तो आसान है सर, 10 में 9 हिस्सा इसको दे दिया, 10 में 1 हिस्सा इसी का ना होगा, 10 में 1 हिस्सा मतलब 10%। ये समझ में आया सबको? आपको अगर इस तरह से शेयर खरीदने का दिया रहेगा तो सब्सिडी कंपनी का सबसे पहले शेयर निकालिएगा। शेयर निकालने के लिए बहुत आसान होता है, शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल 40,000 और एक शेयर का दाम 10 रुपये है तो डिवाइड कर दिए, शेयर निकल गया 4000। अब 4000 3600 में से 4000 में से 3600 खरीदा मतलब 9/10 खरीदा, तो माइनॉरिटी का 1/10। अब आगे चलते हैं हम लोग कैलकुलेशन में। यहाँ पे देखिए प्री पोस्ट, यहाँ डेट नहीं दिया है कब खरीदा है, जिसमें डेट दिया रहेगा उसमें उस तरह का कंडीशन नहीं रहेगा कि खरीदने के डेट में इतना प्रॉफिट है। याद रखिएगा, खरीदने के डेट में प्रॉफिट दे दिया मतलब डेट नहीं देगा खरीदने का, कोई दिक्कत है? और खरीदने का डेट दे दिया तो प्रॉफिट नहीं देगा। जैसे अगला क्वेश्चन में हो सकता है प्रॉफिट नहीं दिया होगा, खरीदने के डेट का प्रॉफिट, तो समझ जाना उसमें डेट दिया रहेगा। दोनों में से कोई एक चीज़ तो हमको बताएगा ना। तो चलते हैं दूसरा कैलकुलेशन क्या करते हैं हम लोग? कैपिटल रिजर्व और, तो सबसे पहले लिखते हैं कितने में खरीदें, तो लिखिए कंसीडरेशन प्राइस, कंसीडरेशन प्राइस कितने में खरीदे हैं। इसमें क्या क्या माइनस होता है? 3 चीज़। क्या क्या माइनस करेंगे? शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड। तो बताओ बी लिमिटेड का शेयर कैपिटल टोटल 40,000 है ना जी, तो 40,000 पूरा माइनस कर देंगे। अगर होल्डिंग उसका 90% खरीदा तो 90% ना लेंगे, तो 90% को 9/10 ना बोलते हैं। इसका मतलब कितना आ गया? 36,000। अच्छा दूसरा रिजर्व, देखिए इसका रिजर्व है, मेरे ख्याल से रिजर्व नहीं होगा क्योंकि खरीदने के डेट में सिर्फ प्रॉफिट दिया, इसका मतलब रिजर्व नहीं है। देखिए रिजर्व कहीं है? अगर खरीदने के डेट में प्रॉफिट दिया, रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है तो समझ जाओ रिजर्व नहीं दिया। तो रिजर्व है ही नहीं, ए का है लेकिन बी का नहीं, तो हम किसका बना रहे हैं? बी का ना। तो रिजर्व है नहीं तो पीएल जाएगा। अब बताओ यहाँ पीएल कौन सा जाता है, खरीदने के डेट के पहले या खरीदने के डेट के बाद? पहले। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 48,000 आपका प्रॉफिट है पहले। कितना है? तो 48,000 का 9/10 कितना आता है? 8 9 72, 7 9 चौके 36 और 7 कितना होता है? 43। तो कितना हो गया ये? 79,200 होगा। इसका मतलब देखो यहाँ माइनस में आ रहा है ना, तो क्या आएगा माइनस वाला? कैपिटल रिजर्व। किसी को कोई दिक्कत है? अब खरीदने के, ध्यान दीजिएगा, खरीदने के डेट में प्रॉफिट दिया है तो कंसोलिडेटेड पीएल भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी बी लिमिटेड का प्रॉफिट कितना है देखिए तो 60,000 है। कितना प्रॉफिट है? 60,000। और खरीदने के समय 48,000 था, खरीदने के समय 48,000 था और अभी 60,000 हो गया, तो खरीदने के बाद कितना कमाया होगा? 12,000। तो 12,000 में होल्डिंग को हिस्सा देंगे ना, तो उसके लिए कौन सा कैलकुलेशन करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड पीएल। तो तीसरा निकालिए कंसोलिडेटेड पीएल। कैसे निकलेगा? तो पहले लिखिए पीएल ऑफ ए लिमिटेड। पीएल ऑफ ए लिमिटेड का अपना प्रॉफिट बताइए कितना? 40,000 है। और फिर बी लिमिटेड का कैसे होगा? तो पीएल ऑफ बी लिमिटेड कैसे निकालेंगे? तो यहाँ ध्यान दीजिए, टोटल प्रॉफिट अभी कितना है? 60,000, जिसमें से 48,000 खरीदने के डेट का पहले है ना। ये देखो प्री वाला है, ये PRE लिख देते हैं, प्री वाला है। प्री इक्विजेशन 48,000 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 48,000 खरीदने के पहले था सर, तो खरीदने के बाद कितना कमाया होगा? 12,000। तो पोस्ट 12,000 हो गया। पोस्ट प्रॉफिट कितना हो गया? 12,000। तो 12,000 में सब लेगा ये 90%। तो 90% कितना होता है? 9/10 कितना आता है? 10,800। तो जोड़ दीजिए तो 50,800। इसमें कंसोलिडेटेड रिजर्व नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बी का रिजर्व ही नहीं दिया है। तो जब बी का कुछ रिजर्व ही नहीं है तो ए को उसमें हिस्सा कहाँ से मिलेगा? अरे रहेगा तब ना देंगे। बी का रिजर्व है आपके बुक में, इसलिए कंसोलिडेटेड रिजर्व निकालेंगे ही नहीं। समझ गए? कंसोलिडेटेड रिजर्व का आंसर वही होगा जो ए का रिजर्व है। ए का रिजर्व कितना है? 2 लाख, वही आंसर है। तो काहे का निकालेंगे, वहीं डायरेक्ट लिख देंगे। अब इसमें एक और चीज़ क्या निकलेगा? एक और चीज़ निकलेगा इसमें, क्या निकलेगा? माइनॉरिटी। क्या निकलेगा? माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी को निकाल दीजिए। माइनॉरिटी को क्या क्या देंगे? तो यही दोनों चीज़ मिलेगा, और क्या मिलेगा भैया? जो होल्डिंग को मिला वही माइनॉरिटी को मिलेगा। तो चौथा नंबर हम लोग निकालते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर।
माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो सबसे पहले बताइए किस में हिस्सा लेगा, शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना है बताइए, 40,000 ना। तो 40,000 का 1/10 कितना होगा, 4,000 होगा प्लस। अब एक बात बताइए, जब बी का रिजर्व ही नहीं है तो माइनॉरिटी को उसमें हिस्सा मिलेगा, सिर्फ पीएल में मिलेगा। तो पीएल किस में मिलेगा, खरीदने के पहले, खरीदने के बाद या टोटल में? टोटल में। कभी भी माइनॉरिटी में पहले बात नहीं करना है, माइनॉरिटी को टोटल में। ये बताओ पहले जुड़ा हुआ है, अरे होल्डिंग आज ना के खरीद लिया, ये तो पहले से जुड़ा हुआ बेचारा, तो इसको टोटल में मिलेगा। तो टोटल बैलेंस शीट कितना है, 1/10 कर दीजिए, कितना आता है, तो 10,000 माइनॉरिटी हो गया। बन गया आपका क्वेश्चन। किसी को दिक्कत, माइनॉरिटी में हमेशा याद रखना है जो बैलेंस शीट में लिखा रहेगा वो आइटम पर देना, ठीक है। पहले बात मत करना ना और कन्फ्यूज हो जाओगे इसमें। माइनॉरिटी पहले से ना जुड़ा हुआ है जी, पहले से बिजनेस चल रहा था, बीच में आके कोई 80% खरीद लिया, तो बेचारा जो 20% पहले जुड़ा हुआ वैसे ही रह गया, तो शुरू से है, तो उसको सारा प्रॉफिट चाहिए जो बैलेंस शीट पे दिया हुआ है। तो एज पर बैलेंस शीट इसको हम लोग प्रॉफिट लॉस देंगे, कोई दिक्कत है? अब इसी को वहाँ पे लिखना है एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किसका लिखते हैं हम लोग, ए लिमिटेड का। शेयर कैपिटल ए लिमिटेड का कितना है, 4 लाख। दूसरा है जनरल रिजर्व। जनरल, तो जनरल जब हम लोग ए का ही है, बी का तो निकला नहीं कंसोलिडेटेड रिजर्व, तो ए का रिजर्व कितना है, उसके बाद माइनॉरिटी लिखो। आप लोग इसको सजा के लिखना सिस्टमेटिक। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर कितना निकाले हैं, 10,000, कैलकुलेशन नंबर 4 से निकला है। उसके बाद पीएल निकला है ना, कंसोलिडेटेड पीएल निकाले कितना, 50,800, कैलकुलेशन नंबर 3 से निकला है। उसके ऊपर कैपिटल रिजर्व यही ना जाएगा जी, कैपिटल रिजर्व यही ना कहना पाठ है। गुडविल आया नहीं, कैपिटल रिजर्व आ रहा है कितना, 7,200, कैलकुलेशन नंबर 2। किसी को कोई दिक्कत है? अब और पढ़िए, शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, पीएल हो गया। इसके नीचे ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल ए प्लस बी जोड़ के लिखिए, कितना आता है, 1,28,000। बन गया आपका लायबिलिटी साइड का टोटल। और एसेट साइड में तो कुछ है ही नहीं सर, क्या क्या दिया बताइए एसेट साइड में? अच्छा बहुत सा कुछ है, लिखना शुरू कीजिए एसेट साइड में। तो सबसे पहले क्या है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। आप लोग उस तरह सजा के लिख देना, हम डायरेक्ट लिख देना। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बताइए, दोनों का ना जुड़ के दिखाएगा, ए प्लस बी। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 3,80,000 एक ही का है। दूसरा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी दोनों जोड़ के लिखिए, कितना आता है, 56,000। किसी को कोई दिक्कत है? उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितने का है, 8,000 का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद शेयर तो नहीं जाएगा, शेयर ये 72,000 तक कभी नहीं जाना है, कभी छोड़ दीजिएगा उसको। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री कितना है, 1,40,000 है। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल TR है, 1,08,000 है। और कैश दिया हुआ है 1,04,000 है। टोटल कर दीजिए, गुडविल तो इधर आएगा नहीं, टोटल कर दीजिए, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? कौन कौन सा आइटम छूटता है बैलेंस शीट से, याद रखिए कौन कौन सा आइटम बैलेंस शीट से छूट जाता है कभी, जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं जाता है। पहला, सब्सिडी कंपनी का शेयर कैपिटल छूटेगा, सब्सिडी कंपनी का रिजर्व छूटेगा, सब्सिडी कंपनी का प्रॉफिट छूटेगा, और ये कंसलेशन प्राइस छूटेगा 72,000। इसके अलावा सब लिखना है, सब दोनों जोड़ जोड़ के लिख देना। फिर से रिपीट करते हैं, सब्सिडी कंपनी का शेयर कैपिटल देखो, ये छूटेगा, 1, 2, 3 यही सब छूटता है। ये फर्स्ट वाला कैलकुलेशन वाला, फर्स्ट कैलकुलेशन में जो जो आएगा उसको कभी सब्सिडी का मत जोड़ना। सब्सिडी कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं जोड़ेंगे, सब्सिडी कंपनी का पीएल नहीं जोड़ेंगे, सब्सिडी कंपनी का रिजर्व यहाँ नहीं था लेकिन रिजर्व भी नहीं जोड़ेंगे, और ये वाला 72,000 जो कंसेशन प्राइस दिया रहता है उसको भी नहीं जोड़ेंगे। बाकी दोनों बैलेंस शीट को जोड़ के लिख देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बनाइए इसको, टोटल कर लीजिएगा आप लोग, टोटल दोनों साइड इक्वल होना चाहिए।